Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here today's biology class, which is organized for class 9th. So, today we will discuss about the epithelial tissue, which is the part of animal tissue. कल तक प्रीवियस ऑडियो में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेसन लिया था, जिसमें कितने टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे कि ये एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है एग्जैक्टली, इसकी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करेंगे। तो इसको हमने 3-4 भाग में बांटा है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है। तो एपिथेलियल टिश्यू 2 चीज से मिलकर बना है, एक है एपी और दूसरा है थीलिया। ठीक है, तो एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलेगा कि द काइंड ऑफ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू, यानी वह टिश्यू, एनिमल में पाया जाने वाला वह टिश्यू जिसकी ग्रोथ या जिसकी डेवलपमेंट दूसरे टिश्यू के ऊपर होती है, दैट काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। समझ रहे? तो द टिश्यू विच ग्रोज अपॉन अनदर टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये रहा हमारा, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, जो किस पे ग्रो किया है, कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो किया है। तो दिस एपिथेलियल टिश्यू कंटिन्यूइंग और ग्रोइंग अपॉन अनदर काइंड ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें आप ये एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उनका अपना जो टाइटली पैक कहानी है एपिथेलियल, और ये इन दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू की बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है। फाइन, अब एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मतलब किस तरह का टिश्यू होता है। तो इट इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग टिश्यू। यह जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू वो एक प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है, जो प्रोटेक्ट करता है। कवरिंग टिश्यू यानी कि कवर मतलब हमारी शरीर को, एनिमल्स की एनिमल बॉडी के शरीर को, एनिमल बॉडी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन और कवर प्रोवाइड कराने के लिए जो टिश्यू जिम्मेदार है, दैट काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो किस किस को कवर अप करता है? तो मोस्टली दिस एपिथेलियल टिश्यू कवर्स most of the organs and body cavities, जिससे जिस ऑर्गन से और बॉडी कैविटी से कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, जो हम मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं अपने आप को। तो एज अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप लेवल, दिस एपिथेलियल टिश्यू plays important role to cover up, to provide the protection to our organs of the organ system and the different cavities which are responsible for making the complete body structure. Fine, तो ये हो गया। तीसरा कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ये ऑलवेज रेस्ट करता है कहाँ? अपॉन द अंडरलेइंग कनेक्टिव टिश्यू। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये इसकी प्रवृत्ति होती है, इसका सिम्टम होता है कि ये एपिथेलियल टिश्यू हमेशा जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उस पर ही अंडरलेइंग होता है, बिछा होता है एक तरीके से। किस पर? कनेक्टिव टिश्यू पर बिछा होता है। ऐसा ये कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट टिश्यू हो गया है ना, कोर टिश्यू हो गया, इसके ऊपर से एपिथेलियल टिश्यू अपना बिछा होता है। फाइन, अब आती है बात एग्जाम्पल्स। तो हमारी चमड़ी, एनिमल्स बॉडी का जो स्किन होता है वो लाइनिंग ऑफ माउथ की जो लाइनिंग होती है वो
किडनी ट्यूबुल्स की जो लाइनिंग होती हैं वो, फिर लंग्स एल्वियोलाइज की जो लाइनिंग होती हैं वो, और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग्स होती हैं वो, इन सब में सबसे ऊपरी लेयर के रूप में, प्रोटेक्टिव और कवरिंग लेयर के रूप में जो टिश्यू पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। देयर आफ्टर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू? तो दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज इट हैज रिजेनरेशन पावर। In such epithelial tissue only the regeneration power is present। इससे क्या होता है कि if we are going to get any kind of injury, if we are mostly we are being injured due to uncomfort or you can say unwanted circumstance, then what happens? There will be a kind of wound। छिल जाता है, घाव हो जाता है, यानी छिलता कहाँ है? अपर लेयर ही छिलता है, यानी अ काइंड ऑफ क्रैश कम अंडर वेयर। तो एनी काइंड ऑफ इंजरी और क्रैश कम्स अंडर एपिथेलियम कंडीशन। तो उसको, उस वुंड को हील करने का काम, चाहे वो 10 दिन 15 दिन में, मतलब किसी तरीके से वो वुंड हीलिंग हो जाती है। तो वुंड हीलिंग का मतलब क्या है? जस्ट such injured or ruptured epithelial skin, or you can say epithelial layer, just being regenerate faster than other kind of tissue। So over here ये कहना होगा कि रिजेनरेशन पावर भी प्रेजेंट होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज्यादा, और यही वजह है कि इसको कवरिंग लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, और उसके हिसाब से ये सबसे बाहर प्रहरी के रूप में काम करता है। देन अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें एट द टाइम ऑफ, अगर बेबी फॉर्मेशन की बात जो होती है रिप्रोडक्शन में, हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है, आगे स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में भी स्टडी करेंगे और करते ही हैं, कि when fetus formation occurs, that time जो सबसे पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज होता है आफ्टर फ्यूजन, उसमें भी, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी सबसे ऊपर एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम में सबसे पहले कौन ओरिजिनेट करेगा? तो ये एपिथेलियम टिश्यू ओरिजिनेट करेगा, क्योंकि वो एम्ब्रियो की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वही तो ये एपिथेलियम की लेयर होगी। तो सबसे पहले एपिथेलियम ओरिजिनेट्स ओके एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो बेबी के फॉर्मेशन, यानी कि एनिमल के बर्थ से पहले फीटस फॉर्मेशन के टाइम पे ही सबसे पहले कौन सा टिश्यू है जो फॉर्म करता है एनिमल बॉडी में? तो एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, to get birth or to get existing in the life, this epithelium existed or exists first in nature। ये इसका मतलब हो गया। फाइन। अब आ जाइए कि इनके एक लेयर होते हैं जिनको बोलते हैं बेसल लामेला। ठीक है। ये बेसल लामेला क्या होते हैं? तो ये सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल्स एंड मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेसल लामेला, ये वो लामेला होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को पैचअप कराने का काम करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से और दूसरे बॉडी पार्ट से। तो ये किससे सिक्रीटेड होता है बेसल लामेला? तो ये एपिथेलियम से सिक्रीट होता है और ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बेसल लामेला ओनली, at the condition of this basement membrane, this epithelium and this connective tissue being patched up। Fine। चलो अब आता है कि एपिथेलियम का सिग्निफिकेंसेस की चर्चा करें। जरा हम लोग अब ये तो हो गया कि मोस्ट कॉमन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक की, चलो जो चीजें इसमें जनरली पाई जाती है, लेकिन विशिष्टता के साथ क्या पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू में? वो है कि एग्जिस्टेंस इन नेचर।
सबसे पहला एग्जिस्टेंस यानी कि प्रेजेंस कैसे पाया जाता है, तो टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड फॉर्म किस रूप में पाया जाता है, तो टाइटली, फुल्ली, जस्ट लाइक दिस, टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड फॉर्म में इट एग्जिस्टेड इन नेचर। देयर आफ्टर ये क्या फॉर्म करता है, तो इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दे आर जस्ट कंटिन्यूअस शीट फॉर्मेशन करते रहते हैं। जस्ट लाइक अगर कहीं पे फर्श बिछी हो और फर्श पे जो टाइल्स होते हैं तो वो शीट होती है ना, कंटिन्यूअस शीट, जस्ट लाइक दिस, तो दे फॉर्म कंटिन्यूअस शीट ऑल्सो। और अब जब इनमें कंटिन्यूअस शीट होगी तो इनके बीच में स्पेस बचेगा। ये इस स्ट्रक्चर का, एपिथेलियम के स्ट्रक्चर की एनालिसिस हो रही है कि एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड टिश्यू। ठीक है, इसमें लूजनिंग कंडीशन नहीं होती है, लूजिंग मोमेंट नहीं होता है। देयर आफ्टर ये क्या फॉर्म करेगा, तो कंटिन्यूअस शीट का निर्माण करता है, यहाँ वहाँ पूरे पर छाया होता है, जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस शीट। थर्ड वन, इट फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट। अब जब शीट कंटिन्यूअस हो जाएगा, टाइटली और क्लोजली पैकिंग हो जाएगी, तो दो चीजें होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस एंड इंटरसेलुलर फोर्स। तो इंटरसेलुलर फोर्स इज टू मच हाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस केमिस्ट्री फिजिक्स में, जो कि मॉलिक्यूल या केमिस्ट्री में जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, जिसके वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी हमारे प्रेजेंस होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंसेस इन नेचर, ये फिजिक्स की बात है। तो सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज negligible and the intermolecular force is higher, so it is more solid, है ना। फिर intermolecular space is थोड़ा सा ज्यादा, तो intermolecular force क्या होगा, it is just being lower, है ना। तो जितना intermolecular space stronger होगा उतना intermolecular force lower होगा, यानी weaker होगा। तो the intermolecular space and intermolecular force both governs simultaneously, reciprocally, reverse, है ना, एकदम एक का उल्टा चलता है, रिवर्स में चलता है। मॉलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो स्पेस कम होगा, मॉलिकुलर स्पेस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो सेम थिंग इज ओवर हियर कि इंटरमॉलिकुलर की जगह इंटरसेलुलर स्पेस इज निग्लिजिबल, न के बराबर या बहुत कम, वेरी लिमिटेड। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट बिकम्स टाइटली पैक्ड एंड क्लोजली पैक्ड। फाइन, चलिए अब है कि जब इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी तो क्या होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। अब जब ये ऑलरेडी क्लोजली टाइटली पैक्ड रहेंगे तो इनके अंदर जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो इनको जोड़ेगा, ये तो एक तो इनका टेंडेंसी है, तो इनको सीमेंटिंग मटेरियल जो इनको मतलब एक साथ संगठित करके रखने में, शीट के रूप में बिछाए रखने में मदद करता है, उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है अदर एक्स्ट्रा मटेरियल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उसके डायग्रामेटिक एनालिसिस, उसका फीचर्स एनालिसिस किया। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि ये करता क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है इट फॉर्म्स बैरियर। क्या फॉर्म करता है, बैरियर। इट फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिस्टेंस एंड डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड सेपरेट, यानी कि बॉडी में ये एपिथेलियल टिश्यू है क्या, तो ये एपिथेलियल टिश्यू हम लोग जानते हैं कि हमारी ऑर्गन सिस्टम में, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी कैविटी का प्रोटेक्टिव लेयर है। तो क्या सबको एक ही में मिला देता है, नहीं। इसका फंक्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स और इट कवर्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स in a different mode, in a separative mode, okay, and
फॉर्मिंग अ बैरियर। तो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में बैरियर फॉर्म करके एज वेल एज उनके बीच में सेपरेशन ला करके ये उनको प्रोटेक्शन और कवर देने का काम करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन, एनीथिंग मतलब कि अलाउंस ऑफ पासेस ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल और द फैमिलियर मटेरियल, आइदर एंट्री इन द फॉर्म ऑफ एंट्री और एग्जिस्टेंस, एनीथिंग द बॉडी मूव अक्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम। यानी कि जब भी ऑर्गन सिस्टम से या ऑर्गन से किसी चीज की पासिंग होनी हो, मूवमेंट होना हो, तो कम से कम बैरियर या सेपरेशन इस तरह का है इस एपिथेलियल टिश्यू का कि एक एपिथेलियल टिश्यू के लेयर को क्रॉस करना ही पड़ता है, सो दैट कि वो जो मूवमेंट हो वो सेपरेटली हो मतलब मटेरियल्स की, और जो भी ये बॉडी ऑर्गन्स हैं या जो भी कैविटीज हैं वो उनके फंक्शन में, उनके काम में कोई दिक्कत ना हो। आफ्टरवर्ड its permeability regulates the exchange of materials between body, different body parts and external environment। अब आता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कम जब मूवमेंट होती है तो एपिथेलियल टिश्यू के लेयर से ही होता है, तो वो मूवमेंट को अक्रॉस द एपिथेलियल टिश्यू लेयर पास कराने में मदद कौन करता है? तो एपिथेलियल टिश्यू की परमिएबिलिटी, समझ गए, जो कि ये इनके बॉडी सिस्टम में हो सकता है, बॉडी लेवल में हो सकता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट के बीच में हो सकता है। साथ ही साथ दो कंडीशन बनेंगे, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम एंड द कंप्लीट बॉडी एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एक पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम कंपैरिजन टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एक केस वो हो जाएगा। दूसरा, द कंप्लीट बॉडी एंड द प्रेजेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि हम क्या एंट्री और एग्जिस्ट कराते हैं अपने बॉडी में और अपने बॉडी पार्ट्स में, उन सब के रेस्पेक्ट में जो एपिथेलियम टिश्यू है उसकी जो परमिएबिलिटी है वो रेगुलेशन को मेंटेन करती है। स्वेटिंग हो मतलब एक्सक्रीशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, है ना, रेस्पिरेशन हुआ या न्यूट्रिशन हुआ, इन सब के केसेस में ये जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, आइदर गैस, फूड, यू कैन से वाटर, जो कुछ भी, एनर्जी, तो इन सब चीजों के ट्रांसफर में या मूविंग कंडीशन में मददगार साबित होता है कौन? तो हमारा एपिथेलियम टिश्यू की परमिएबिलिटी। तो बाय दिस in today's biology class in epithelium tissue we just analyzed the meaning of epithelium and the features of epithelial tissue. Thereafter we had just structural analysis of epithelial tissue, and in third one condition we could be able to know about the function, the main functions of this epithelium tissue. So this is whole about today's class. Now our class is being over. Another things we'll discuss later on in later class. Thank you.